स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। आज बात करेंगे एक ऐसे मंत्री के बारे में जिनके बारे में आपने सुना बहुत होगा, लेकिन आपको उनके बारे में, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में पता बेहद कम होगा। ये मंत्री हैं एस जयशंकर, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। चाहे मनमोहन सिंह हो, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, चाहे नरेंद्र मोदी हो जो आज प्रधानमंत्री हैं, जयशंकर हमेशा दोनों ही प्रधानमंत्रियों के क्राइसिस मैनेजर कहे जाते हैं। कभी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, कभी राजनीति में नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें एक बहुत बड़ा मंत्री पद मिलता है, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनाए जाते हैं। आज आपको जयशंकर की सारी कहानी बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि कैसे एस जयशंकर मनमोहन सिंह को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के करीब लाए और कैसे बराक ओबामा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलवाया। क्या हुआ था कि अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग बुलाई और उसके बाद में सुषमा स्वराज के द्वारा एक फोन किया जाता है, जिसके बाद नए फॉरेन सेक्रेटरी बना दिए जाते हैं एस जयशंकर। तो ये सारी चीजें आज आपको बताने वाले हैं। और सिर्फ भारत के जो नेता थे, जो प्रधानमंत्री थे, वो लोग नहीं, यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा के नाम भी एक ऐसा टाइटल बड़ा उनके नाम करवा दिया था एस जयशंकर ने। ये उन्हीं की बदौलत हो पाया था कि बराक ओबामा के नाम पे भारत के अंदर एक बहुत बड़ा टाइटल उनके नाम पर उन्हें मिला है। तो ये सब कुछ आज आपको बताने वाले हैं, कैसे अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री मोदी के तक सबकी पहली पसंद माने जाने वाले एस जयशंकर की जिंदगी कैसी थी। आज इस कहानी में ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। शुरुआत करते हैं। साल 1955 9 जनवरी का दिन था और भारत के एक बहुत ही जाने माने सिविल सर्वेंट, इंडियन सिविल सर्वेंट के सुब्रमण्यम के घर पे 9 जनवरी 1955 को एस जयशंकर का जन्म होता है। के सुब्रमण्यम के बारे में आपको बता दें, इंडियन स्ट्रैटेजिक अफेयर्स में, डिफेंस पॉलिसीज में भारत की जाना माना चेहरा है और काफी उन्होंने इसमें काम किया, बहुत शेप करने में कंट्री की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन थी उसको भी शेप करने में उनका अहम रोल रहा। एस जयशंकर की जो मदर थी सुलोचना सुब्रमण्यम, वो PhD थी पॉलिटिकल साइंस में, और साथ ही साथ में घर का जो माहौल था वो बहुत ज्यादा एकेडमिक माहौल था इनका घर का। 2 भाई थे, 1 बहन थी, और बचपन से घर के अंदर ये जो बातें थी वो इस तरह की होती थी कि स्ट्रैटेजिक अफेयर्स के बारे में, भारत के जो पब्लिक सर्विस है उसके डिस्कशंस ये लगातार चलते थे। और ऐसा माहौल होता भी क्यों ना, क्योंकि जो उनके पिता थे वो उनके बारे में बताते हैं कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज में उनको डेवलप करने में, साथ ही साथ में भारत का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन थी उसको एस्टैब्लिश करने में, शेप करने में बहुत बड़ा उनका क्रूशियल एक रोल रहा था। और साथ ही साथ में दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा थिंक टैंक जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस कहा जाता है, IDSA, इसको एस्टैब्लिश करने में भी के सुब्रमण्यम का, एस जयशंकर के पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा था। उन्होंने अपना इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया था। एस जयशंकर की स्कूलिंग होती है दिल्ली के सुब्रतो पार्क में एयरफोर्स स्कूल से, और कुछ उनकी स्कूलिंग हुई बेंगलोर के मिलिट्री स्कूल से। अब क्योंकि घर में इतना ज्यादा इंटेलेक्चुअल जो डिबेट्स का माहौल रहता था, तो पिताजी जो थे उनके देश के कई बड़े बड़े लोगों के साथ में, कई ऐसी पर्सनालिटीज के साथ में जिनका ताल्लुक था देश की स्टडीज से, जियोपॉलिटिक्स से, डिप्लोमेसी से, तो ऐसे कई सारे लोगों के साथ में इनका सुब्रमण्यम, ये जो एस जयशंकर थे, उनका मिलना जुलना चलता रहता था और कई सारी बड़ी पर्सनालिटीज के साथ में इंटरेक्शन करने का मौका भी मिलता था। इन्हीं सब चीजों के साथ साथ उनकी जो वर्ल्ड अफेयर्स की जो एक कहा जाए कि जो समझ थी वो लगातार बढ़ती गई। अब यहाँ 12th खत्म होता है और 12th खत्म होने के बाद उन्होंने अपने बैचलर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। यहाँ से वो इकोनॉमिक ऑनर्स में अपना जो बैचलर्स था वो करते हैं। यहाँ पे ये जो कॉलेज है सेंट स्टीफन, जाना माना देश का कॉलेज है, और साथ में यहाँ पे एस जयशंकर ने अपने काफी ज्यादा काम किया अपनी क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग के ऊपर और एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स के ऊपर, साथ में क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर उन्होंने यहाँ पे काफी ज्यादा काम किया। बैचलर्स खत्म होता है और इसके बाद अब मास्टर्स के लिए देश के जाने माने एक संस्थान JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स के लिए एडमिशन लिया था। उनकी मदर भी पॉलिटिकल साइंस में PhD थी, तो अब यहाँ पे उनका इंटरेस्ट क्योंकि बचपन से पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज्यादा था, JNU में एडमिशन लिया। और ये बताया जाता है कि इस दौरान JNU में वो एक फ्री थिंकर्स करके एक नाम से ग्रुप था। ये जो फ्री थिंकर्स ग्रुप था ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेट नहीं था, ना ही इसका किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में कोई ताल्लुक था। ये ग्रुप था, एक फोरम था एक तरह से,
जहाँ पे सभी आइडियोलॉजीज का स्वागत किया जाता था। तो वहां पे ये उससे कनेक्टेड रहे पूरा अपना जेएनयू के दौरान। आपको बता दें आज की हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, वो भी जेएनयू के दौरान अपने पढ़ाई के दौरान इस ग्रुप का पार्ट रही हैं। तो अब एस जयशंकर ने यहाँ पे साथ ही साथ में जेएनयू में जब वो पढ़ रहे थे तो कई सारे नामी फैकल्टीज जो देश के हैं उनके साथ में जब वो जेएनयू में आते हैं तो उनके साथ इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर चर्चाएं की। इस तरह से उनका पूरा जो कॉलेज का समय था वो निकला। उनका एजुकेशन और उनके बैकग्राउंड ने, फैमिली बैकग्राउंड ने काफी ज्यादा उन्हें प्रोत्साहित भी किया और काफी उन्हें शेप किया उनकी पर्सनैलिटी को। आईएफएस सर्विसेज को ज्वाइन करने के लिए, उसको चुनने के लिए अब एज अ करियर इंडियन फॉरेन सर्विसेज को करीबन 22 साल की उम्र हो चुकी थी और मास्टर्स इनका खत्म होता है। 22 साल की उम्र थी, मास्टर्स खत्म होता है। इसी के साथ जयशंकर ने अपना जो प्रोफेशनल करियर था उसको आगे शुरू किया। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस एपिसोड में आपको बता दें, आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं और आपका सपना है इस एग्जाम को क्रैक करना, आईएएस बनना, तो यहाँ पे भारत का बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया एक प्रोग्राम P2I, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू इस प्रोग्राम का नाम है। और यहाँ पर आपको प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश तीनों भाषाओं में क्लासेस मिल जाती हैं। मॉर्निंग बैच, इवनिंग बैच मिल जाता है। अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना बैच चूज कर सकते हैं। और साथ ही जब आप अपना बैच चूज करेंगे तो यहाँ जो नीचे आपको कोड दिख रहा है VJ Live, इस कोड को लगाते ही यहाँ पर आपको जो 65,000 का कोर्स है वो 30,000 रुपए मिल जाता है। 29,999 में आपको मिल जाता है। आप यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिस्काउंट तो लेंगे ही, साथ ही अपनी तैयारी को भी बहुत ज्यादा मजबूत बनाएंगे। तो आप ये कोर्स जल्दी से जल्दी परचेज कीजिए, लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, सारे और भी कोर्सेज के स्टडी IQ के। और यहाँ पर किसी भी कोर्स के साथ में आप ये कोड जो है VJ Live लगा सकते हैं। इसके साथ आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही अपनी तैयारी को बेहद ज्यादा मजबूत बनाएंगे। धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। साल था 1977 जब एस जयशंकर ने IFS को, इंडियन फॉरेन सर्विसेज को ज्वाइन किया। और 2 साल बाद ही 1979 में उन्हें भेज दिया जाता है सोवियत यूनियन, पहली पोस्टिंग पे। सोवियत यूनियन उस समय क्योंकि हुआ करता था, मॉस्को में उन्हें भेजा गया था, रशिया में। यहाँ पे जब वो जाते हैं मॉस्को, तो जो IFS की जो हायरार्की होती है पोस्टिंग्स की, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें जो सबसे पहली जो उनकी पोस्टिंग थी वो 3rd सेक्रेटरी के डेजिग्नेशन पर हुई थी। मॉस्को में इनकी पहली पोस्टिंग होती है और इसी के साथ में मॉस्को में ही जो इनका पूरा कार्यकाल रहा है वहां पे इनका पहला प्रमोशन भी होता है। 3rd सेक्रेटरी से अब ये 2nd सेक्रेटरी बन चुके थे। उस समय भी ये मॉस्को में थे और यहीं पे इसके बाद में इस पहली पोस्टिंग से उन्होंने अपना उस कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे, वो जो कोल्ड वॉर एरा चल रहा था उस समय पे इनको काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलते हैं IR के, इंटरनेशनल रिलेशंस के। इसी के साथ 1981 आता है। 1981 तक यहाँ पे मॉस्को में रहे और यहाँ पे रहने के बाद में दिल्ली वापस बुलाया जाता है हेडक्वार्टर्स में। अब दिल्ली आने के बाद में उस समय USA की जो पॉलिसी प्लानिंग कमीशन थी, यहाँ पे जो डिवीजन था, पॉलिसी प्लानिंग डिवीजन, उसके अंदर काम कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। 8 साल अभी तक करीबन सर्विस को अब हो चुके थे। यहाँ पे लगातार काम करते हैं दिल्ली के अंदर रह के। 1985 आ जाता है। 8 साल अभी तक सर्विस को हो चुके थे। 1985 में अब इनका 8 साल बाद दूसरा प्रमोशन होता है। अब इन्हें बनाया जाता है फर्स्ट सेक्रेटरी। फर्स्ट सेक्रेटरी बनते हैं और वॉशिंगटन की जो एम्बेसी है भारत की, वॉशिंगटन में, वहां पे इनको भेज दिया जाता है। वहां पे पॉलिटिकल अफेयर्स को हैंडल कर रहे थे। अब यहाँ पे जब भेजा गया, फर्स्ट सेक्रेटरी बन चुके हैं। 1988 में श्रीलंका भेजे गए और श्रीलंका जाते ही ये हुआ कि पोस्ट तो सेम थी, फर्स्ट सेक्रेटरी, लेकिन इसके साथ में एक बड़ा रोल दे दिया गया था। वहां पे पॉलिटिकल एडवाइजर का रोल दिया गया था IPKF में, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में, श्रीलंका के अंदर। तो ये एक बड़ा रोल इनको यहाँ पे पहली बार मिला था। ये भी इसके साथ ही अब क्या होता है कि 1990 आता है और 1990 में बुदापेस्ट में काउंसलर के तौर पे काम करने जाते हैं। यहां से हेडक्वार्टर्स अपने जब ये वापस आते हैं दिल्ली, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में इनको डायरेक्टर बना दिया जाता है ईस्ट यूरोप डिवीजन का। यहां तक अब ये भारत में थे। अब भारत में जब ये रहते हैं इस समय पे, तो इनको एक बहुत अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्रेस सेक्रेटरी की, प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट उस समय थे भारत के शंकर दयाल शर्मा। 1993 से लेकर 1996 तक इनको प्रेस सेक्रेटरी बनाया जाता है, एस जयशंकर को। और प्रेस सेक्रेटरी रहते हुए इन्होंने जितना भी एक प्रेस सेक्रेटरी का प्रेसिडेंट के लिए काम होता है, जितनी प्रेसिडेंट की स्पीचेस होती हैं उसको बनाना, साथ में मीडिया को हैंडल करना, ये सारी चीजें यहाँ पे एस जयशंकर कर रहे थे। 1996 तक इन्होंने ये काम किया और इसके बाद इन्हें एक बार फिर से बाहर भेज दिया जाता है। अब इस बार ये गए थे जापान के टोक्यो में रहते हैं और इस बार जो इनका प्रमोशन था वो भी एक बड़ी पोस्ट पे हो चुका था। मतलब ये अब डिप्यूटी चीफ ऑफ मिशन बन चुके थे जापान के अंदर। टोक्यो में पोस्टेड थे
एम्बेसी में 1996 से लेकर 2000 तक ये वहां पे रहे टोक्यो के अंदर। ये जो पोस्ट है डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन, ये आईएफएस के जो डिप्लोमेटिक मिशन अब्रॉड की सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है। तो ये अभी तक अपने कार्यकाल के दौरान इस पोस्ट तक पहुंच चुके थे। यहाँ पे इनकी मुलाकात होती है, इनकी लाइफ में एक अलग टर्निंग पॉइंट आया था। इनकी मुलाकात होती है इनकी सेकंड वाइफ से। इनकी सेकंड वाइफ एक जापानीज सिटीजन थी। पहली वाइफ जो थी उनकी कैंसर से मौत हो चुकी थी। तो सेकंड वाइफ जो थी इनकी, वहां पे इनसे इनकी मुलाकात होती है। इनका नाम था क्योको और बाद में अभी उनको जाना जाता है क्योको जयशंकर के नाम से। तो यहाँ पे इनकी लाइफ में एक नया मोड़ आया था। लेकिन अब जो असल एक तरह से कहा जाए एक असल सफर था पॉलिटिक्स में और इसके बाद बड़े बड़े लीडर्स के साथ में, वो अब शुरू होने वाला था। तो एस जयशंकर को अब एक बहुत बड़ा पद मिलता है और ये पद था पहली बार उनको 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उनकी लीडरशिप के दौरान इंडियन एम्बेसडर बनाया जाता है पहली बार। और अब इंडियन एम्बेसडर बना के चेक रिपब्लिक में इनको भेज दिया जाता है। चेक रिपब्लिक में ये प्राग में वहां पे रहते हैं 2004 तक, वहां पे काम करते हैं और यहाँ से दोबारा एक बार भारत आते हैं। भारत आने के बाद इनको हेड बनाया जाता है मिनिस्ट्री के अंदर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर अमेरिका डिवीजन का। अभी यहाँ पे हेड बने और 2007 तक इस पद पर रहे। इस बीच मनमोहन सिंह, क्योंकि प्रधानमंत्री थे भारत के, बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि मनमोहन सिंह को 2006 में जापान के जो आगे जाके प्रधानमंत्री बने शिंजो आबे से पहली बार एस जयशंकर ने मिलवाया था मनमोहन सिंह को। और उस समय तक शिंजो आबे जो थे वो प्रधानमंत्री बने नहीं थे जापान के, लेकिन जापान का जो पॉलिटिकल सिनेरियो था वो ये बखूबी जानते थे। और महज 2 महीने बाद ही इस मुलाकात के शिंजो आबे प्रधानमंत्री बन चुके थे जापान के। लेकिन ये एस जयशंकर का एक तरह से कहा जाए कि उनको ये पूरा पता था कि वहां पे किस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है और आगे जाके जापान और भारत के जो रिश्ते हैं उनको सही करने के लिए कितना ज्यादा जरूरी है कि इस समय उन्हें मनमोहन सिंह के साथ मिलवाया जाए। और मनमोहन सिंह की और शिंजो आबे की दोस्ती की उसके बाद आपको अगर कहानियां पता हो तो इस तरह की उनकी दोस्ती आगे चली थी कि शिंजो आबे मनमोहन सिंह को अपना मेंटोर कहते थे, अपना गुरु मानने लगे थे। उन्होंने कई स्टेटमेंट्स में ये कहा है। अपने जो उनके सेक्रेटरी थे उनका भी स्टेटमेंट आया था कि शिंजो आबे ये कहते थे प्रधानमंत्री बनने के बाद जापान के कि मनमोहन सिंह जो थे वो उनके गुरु थे। वर्ल्ड लीडर्स के साथ में, बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स के साथ में दुनिया भर के एस जयशंकर के जो रिलेशंस थे वो हमेशा अच्छे रहे थे। इसका आपको आगे भी प्रमाण अभी मिलेगा। 2007 आता है। 2007 से हाई कमिश्नर रहते हैं, इंडियन हाई कमिश्नर सिंगापुर के अंदर। सिंगापुर में जब ये रहे तो वहां पे इन्होंने सिंगापुर और भारत के जो डिफेंस के जो रिश्ते थे, डिफेंस टाइज थी, उनको इम्प्रूव किया। साथ में वहां पे इन्होंने जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज होती है जिसमें इंडिया, यूएस और जापान जो है वो परमानेंट मेंबर्स हैं, तो वहां पे इन्होंने जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज है इसको भी करवाया। इसको अच्छे से एग्जीक्यूट ऑर्गेनाइज करवाने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन यहाँ पे ये जो था ये मालाबार नेवल एक्सरसाइज, इसमें इस बार सिंगापुर ने भी पार्ट लिया था। तो ये भी इन्हीं की अध्यक्षता में यहाँ पे जब ये हाई कमिश्नर थे सिंगापुर के अंदर तब ये हुआ था। साथ में मनमोहन सिंह के साथ यहाँ पे भारत में क्या था उस समय कि उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। चैलेंज ये था कि इंडो यूएस न्यूक्लियर डील ये काफी समय से टलती हुई आ रही थी। पिछले 3 सालों से इस डील को लगातार टाला जा रहा था, ये डील हो नहीं पा रही थी। लेकिन यहाँ पे जब जयशंकर को इसमें बीच में लाया जाता है, वो नेगोशिएट करते हैं यूएस के साथ में, और 2008 में अक्टूबर 2008 में फाइनली इस डील को साइन किया जाता है। इंडिया की सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट यूएस के साथ में साइन की गई जयशंकर के नेगोशिएशंस के बाद में। तो ये चीज यहाँ पे सामने देखने को मिलती है और यही वजह है शायद कि इसलिए उन्हें इंडो यूएस न्यूक्लियर डील का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है एस जयशंकर को। यहाँ से अब एस जयशंकर अपनी फाइनली एक बड़ी पोस्टिंग के लिए एक और जाते हैं। ये पोस्टिंग उनकी थी इंडियन एम्बेसडर, एज अ इंडियन एम्बेसडर चाइना में। ये पोस्टिंग बताई जाती है कि उनकी जो अभी तक का जो पूरा टेन्योर रहा है, करीबन 4 दशक तक वो आईएफएस ऑफिसर रहे हैं, उनका ये जो पोस्टिंग थी ये सबसे बड़ी पोस्टिंग मानी जाती है। क्योंकि इस बीच इन्होंने बहुत ज्यादा मेजर डेवलपमेंट्स किए थे दोनों नेशंस के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में। इसी बीच पहली बार हुआ था 2011 में जब वो अपनी इंडियन एम्बेसडर थे चाइना के अंदर। पहली बार तब हुआ था जब वो नरेंद्र मोदी से मिले थे। नरेंद्र मोदी उस समय सीएम थे गुजरात के और ये वहां पे आए हुए थे चाइना के बीजिंग में। तब पहली बार जयशंकर के साथ में नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है और ये बताया जाता है कि मोदी ने जयशंकर से काफी ज्यादा उनसे पूछा था, उनसे गाइडेंस लिया था एक तरह से कि वहां पे अपनी जो स्पीच है, जो वहां पे उनको भाषण देना है, उसको बोला कैसे जाए, कैसे लोगों से मिला जाए, एक प्रॉपर अप्रोच क्या रखनी है।
क्योंकि दूसरा देश है और चाइना के साथ में मोदी को उतना ज़्यादा उस समय एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये किस तरह से ये बताया जाता है कि उन्होंने इनसे पूछा था कि किस तरह से आगे अप्रोच करना है लोगों को, एक प्रॉपर अप्रोच क्या रहेगी। चाइना में अपने कार्यकाल के दौरान एस जयशंकर ने काफ़ी ज़्यादा अहम रोल निभाया है। चाइना और इंडिया की जो बायलैटरल टाइज है उनको इम्प्रूव करने के लिए, सीनो इंडियन बॉर्डर को का जो डिस्प्यूट है उसको मैनेज करने के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अहम भूमिका निभाई। और इसी के साथ में ये अकेले ऐसे ये लॉन्गेस्ट सर्विंग एक तरह से इंडियन एम्बेसडर बने थे जो अभी तक चाइना में जिन्होंने सबसे ज़्यादा सर्व किया है लंबे समय तक। तो एस जयशंकर लॉन्गेस्ट सर्विंग इंडियन एम्बेसडर है चाइना के अंदर। साथ में 2012 तक, उस समय तक, क्योंकि 2012 की बात है, 2012 तक पिछले कई सालों में, पिछले करीबन 10 सालों में ऐसे पहले इंडियन एम्बेसडर थे जिन्होंने उस समय तिब्बत को विजिट किया था। तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी जो इन्होंने अपने चाइना में अपने कार्यकाल के दौरान, जो इनका एक तरह से बहुत ही मेन बड़ी पोस्टिंग मानी जाती है, उस दौरान इन्होंने किया था। अब तक करीबन 33 साल की सर्विस हो चुकी थी एस जयशंकर की, बहुत ही लंबा समय होता है। इस बीच तक वर्ल्ड के टॉप लीडर्स जो थे वो उनके क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग को, उनकी जो नेगोशिएटिंग स्किल्स थी उनको बहुत ज़्यादा मानते थे। साथ में भारत के अंदर भी दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों के ही लीडर्स मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, सभी लोग उनकी जो नेगोशिएटिंग स्किल्स थी और जो उनकी काबिलियत थी उसको बहुत ज़्यादा सराहते थे। इस बीच में एक बहुत बड़ा रोल उनका सामने आता है एस जयशंकर का। ये रोल कुछ इस तरह से बताया जाता है, पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक जो गलियारे हैं उनके बीच में ये खबरें चलती हैं, वो इस तरह से था कि नरेंद्र मोदी के ऊपर जो यूएस की नो वीज़ा पॉलिसी थी, एक समय था जब नरेंद्र मोदी को यूएस ने वीज़ा देने से मना कर दिया था। तो ये बताया जाता है, इस तरह की बातें सामने आती है, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इसको छापा था कि इस पॉलिसी को बदलवाने में, इसकी पूरी भूमिका इस तरह की बनाने में यूएस के अंदर, नरेंद्र मोदी के ऊपर जो यूएस की पॉलिसी थी नो वीज़ा पॉलिसी, इसको उलटवाने में यहाँ पे एस जयशंकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस तरह की बातें सामने आती हैं। हुआ कुछ इस तरह का था कि साल 2005 में मोदी ने अमेरिका के वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। उस समय यूएस के प्रेसिडेंट जो थे अमेरिका के, वो थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। बुश ने यहाँ पे इनको वीज़ा देने से मना कर दिया था नरेंद्र मोदी को, और इनका कहना था यहाँ पे कि इनका नाम, जो मोदी का नाम है, वो गुजरात दंगों में आया, इस वजह से इनको यहाँ पे वीज़ा नहीं दे सकते। अमेरिका की संसद ने उस समय एक कानून के तहत ये पूरा फैसला सुनाया था। ये कानून था इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998। इसके तहत यहाँ पे इन्होंने फैसला सुनाया कि हम नहीं दे सकते नरेंद्र मोदी को वीज़ा। लेकिन इसके बाद कहा जाता है कि वो जयशंकर ही थे जिन्होंने पूरी की पूरी भूमिका बनाई और इस पूरे यूएस के डिसीजन को रिवर्स किया। हालांकि ये भी माना जा सकता है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने देश के, तो ऑटोमेटिकली उनका ये जो डिसीजन था वो रिवर्स हो चुका था। लेकिन इसके पहले बताया जाता है कि जो पूरी भूमिका थी यूएस के अंदर, वो एस जयशंकर ने बनाई है। 2013 आता है, साल 2013 आ चुका था और मनमोहन सिंह यहाँ पे जो प्रधानमंत्री थे उस समय भारत के, मनमोहन सिंह ये चाहते थे कि एस जयशंकर को अब फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया जाए भारत का। फॉरेन सेक्रेटरी वो उनको अपॉइंट करना चाहते थे, लेकिन और ये फैसला एक तरह से ले भी लिया गया था मनमोहन सिंह के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। लेकिन बताया जाता है कि एंड मौके पर, लास्ट मिनट पर एक फोन आता है और इसी के साथ में जो फॉरेन सेक्रेटरी बनाई जाती है भारत की, वो बनाई जाती है सुजाता सिंह। लास्ट मोमेंट पर ये डिसीजन बदल दिया गया था। ऐसा बताया जाता है कि ये कैबिनेट के जो बड़े डिसीजंस होते थे वो उस समय पे कांग्रेस के अंदर सोनिया गांधी लेती थी, और सोनिया गांधी के कहने के मुताबिक सुजाता सिंह को यहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया था भारत का। एस जयशंकर का नाम ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पे तस्वीर कुछ ही समय में बदलने वाली थी। आप ये देखिए, 2013 की ये बात है, अगला साल आता है और मई 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बनाते हैं, भाजपा की सरकार बनती, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। एस जयशंकर इस समय वॉशिंगटन में पोस्टेड थे, वो वॉशिंगटन में इस समय यूएस में इंडियन एम्बेसडर थे। ये उनकी आखिरी पोस्टिंग थी एक तरह से, क्योंकि इसका उनका जो है रिटायरमेंट भी होने वाला था। पीएम नरेंद्र मोदी को यहाँ पे, जब इनकी सरकार बनी मोदी की, तो पीएम नरेंद्र मोदी को यहाँ पे प्रधानमंत्री बनने पर यूएस से, उस समय के जो यूएस के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा का बधाई कॉल आया था। बधाई एक तरह से उन्होंने दी थी, कॉन्ग्रेचुलेटरी कॉल था यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से नरेंद्र मोदी के लिए। बताया जाता है कि इस पूरे कॉल के पीछे भी जयशंकर थे। इन्होंने ही यहाँ पे बराक ओबामा से एक कॉल करवाया था नरेंद्र मोदी के लिए। अब बारी थी यहाँ पे मोदी की प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहले यूएस दौरे की। आप देखिए कि एक समय पर यूएस ने वीजा देने से मना कर दिया था नरेंद्र मोदी को, और अब ये उनका प्रधानमंत्री बनने के बाद में उनकी पहली विजिट होने जा रही थी यूएस के अंदर। यूएस के मेडिसन स्क्वायर ग्राउंड में, मेडिसन स्क्वायर गार्डन में ये पूरा इवेंट होना था, और इसकी पूरी जिम्मा जो इसका था वो जिम्मा दिया गया था एस जयशंकर को। अब नरेंद्र मोदी का एज अ पीएम पहला दौरा था, तो ये खास भी होना जरूरी था, उनके लिए यादगार भी होना जरूरी था। इसका जिम्मा पूरा जयशंकर के पास में था।
और ऐसा हुआ भी। नरेंद्र मोदी का ये जो पहला दौरा था वो उनके लिए सबसे ज्यादा यादगार बन गया। एक सक्सेसफुल पब्लिक इवेंट हुआ, इंडियन अमेरिकन की काफी सारी बड़ी मात्रा में भीड़ आई, और साथ में इसके बाद नरेंद्र मोदी का ये जो पहला दौरा था वो खत्म होता है यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा के साथ में एक लंबी चली मीटिंग के साथ। और ये मीटिंग पूरा ऑर्गेनाइज करना, साथ में ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करना, ये सब कुछ काम उस समय जयशंकर हैंडल कर रहे थे। ये जो पूरा दौरा था प्रधानमंत्री मोदी का पहला यूएस का दौरा, इसने जयशंकर को लेकर उनके मन में एक बहुत बड़ी छाप छोड़ दी थी। अब करीबन 21 जनवरी 2015 आता है, अगले ही साल। ये 31 जनवरी, माफ कीजिएगा, 31 जनवरी 2015 आता है और जयशंकर इस बीच रिटायर होने वाले थे। इस दिन उनका रिटायरमेंट आ चुका था। उनके टेन्योर की एंडिंग जो थी, एस जयशंकर ने अपनी टेन्योर की जो एंडिंग थी एक बहुत ही शानदार काम से की थी। उन्होंने इस तरह का कुछ किया था जो पहले कभी नहीं हुआ था। वो पहली बार यहाँ पे भारत में बराक ओबामा भारत की रिपब्लिक डे परेड में एज अ चीफ गेस्ट बन के आए थे। बराक ओबामा यूएस के प्रेसिडेंट थे और ये पहली बार हो रहा था कि भारत के अंदर, और यूएस से भी पहली बार हो रहा था कि यूएस का कोई प्रेसिडेंट दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, उसके रिपब्लिक डे परेड में एज अ चीफ गेस्ट बन के आया हो। ये बताया जाता है कि ये पूरा ऑर्गेनाइज इसको करने का पीछे उनका जो माइंड था वो एस जयशंकर का था। और उन्होंने अपनी टेन्योर की एंडिंग थी, क्योंकि 5 दिन बाद ही उनका रिटायरमेंट भी होना था, तो उन्होंने इस तरह से हिस्टोरिक विजिट के साथ में ओबामा की यहाँ पे अपने टेन्योर को एंड किया था। ये वो टाइम था जिसको इंडिया और यूएस डिप्लोमेसी का, रिलेशंस का और डिप्लोमेटिक हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है। यहाँ पे ओबामा को पहले प्रेसिडेंट का टाइटल मिलता है एक तरह से। वो पहले प्रेसिडेंट जो भारत में रिपब्लिक डे परेड के अंदर चीफ गेस्ट बन के आए हैं, और ये यहाँ पे मुमकिन हो पाया था एस जयशंकर की वजह से। यहाँ पे इनका टेन्योर यहाँ पे खत्म होता है अब करीबन, क्योंकि 5 दिन बचे हुए थे रिटायरमेंट के। हुआ यहाँ पे कुछ ऐसा, जयशंकर का रिटायरमेंट था 5 दिन बाद ही, 26 जनवरी के। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अचानक से कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमेटी की एक मीटिंग बुलाई, और इस मीटिंग के खत्म होने के बाद में सुषमा स्वराज ने एक फोन कॉल किया, और ये फोन कॉल किया गया था उस समय की भारत की फॉरेन सेक्रेटरी को, सुजाता सिंह। सुजाता सिंह के पास ये फोन कॉल किया जाता है, उन्हें बताया जाता है सुषमा स्वराज के द्वारा कि आपकी सेवाएं खत्म की जा रही हैं, आपकी सेवाएं यहाँ पे समाप्त होती हैं। और इसी के साथ में रिटायरमेंट के 2 दिन पहले 29 जनवरी 2015 को एस जयशंकर को भारत का फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया जाता है। फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पर एस जयशंकर ने अपना 2015 जनवरी से 2018 जनवरी तक अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट किया। ये जो टेन्योर था इसके बीच में उन्हें एक बार एक्सटेंशन भी मिला था, और ये ऐसे पहले अकेले फॉरेन सेक्रेटरी बने थे भारत के जिनका टर्म जो था वो एक्सटेंड किया गया हो। और इसी के साथ में, इस एक्सटेंशन के साथ में ही ये पिछले 4 दशकों में भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग फॉरेन सेक्रेटरी बने एस जयशंकर। यहाँ पे इस बीच में जब वो इस पद पर थे, उस बीच 2017 में उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आया था, और ये बताया जाता है कि एक सबसे ज्यादा टफेस्ट चैलेंज था एक तरह से उनके करियर का अभी तक। ये चैलेंज था डोकलाम स्टैंड ऑफ। डोकलाम स्टैंड ऑफ ये चैलेंज जो था, इसके लिए इन्होंने अपने जो सक्सेसर आगे आने वाले थे और उस समय पे जो आगे फॉरेन सेक्रेटरी बनने वाले थे, और साथ में उस समय भारत की तरफ से चाइना में इंडियन एनवॉय भी थे, विजय गोखले, उनकी मदद ली। उनके साथ में मिलकर 73 दिन करीबन लंबे चले डोकलाम क्राइसिस को समाप्त किया, वो एंड हुआ। तो यहाँ पे इनका एक काफी बड़ा रोल डोकलाम स्टैंड ऑफ में सामने आता है। अपना फॉरेन सेक्रेटरी का जो एक तौर पे जो उनका टेन्योर था, इसको भी इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से खत्म किया था। और ये इस तरीके से खत्म हुआ था जब 10 एशियान देशों के लीडर्स एक साथ 2018 की रिपब्लिक डे परेड में भारत के अंदर दिखाई दिए थे। तो ये इनका मेजर हाईलाइट एक तरह से इनके टेन्योर की मानी जाती है। साथ में अब हुआ क्या था कि जब इनका यहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी के पद से ये रिटायर हुए, इनका पद खत्म हुआ टेन्योर उसका, तो यहाँ पे टाटा ग्रुप जो था वो इनको, एस जयशंकर को अपने साथ में लेना चाहता था। टाटा ग्रुप अपना ग्लोबल कॉर्पोरेट अफेयर्स का प्रेसिडेंट एस जयशंकर को बनाना चाहता था। और यहाँ पे देखने लायक बात यह है कि 1 साल पहले ही 2017 में टाटा ग्रुप ने यूएस की वेपन मैन्युफैक्चरर लॉकहीड मार्टिन के साथ में एक वेपन डील साइन की थी, एक एग्रीमेंट पे साइन किया था। ये जॉइंट एग्रीमेंट था, ये प्रोडक्शन का, जॉइंट प्रोडक्शन का भारत के अंदर F-16 जो विमान है उनके, F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट के। यहाँ पे अब इनको टाटा ग्रुप को जो था वो जयशंकर की एक्सपर्टीज की जरूरत थी।
इसलिए वो उनको ग्लोबल कॉर्पोरेट अफेयर्स के अपने प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे एस जयशंकर का जो कूलिंग ऑफ पीरियड था वो इनके आड़े आ रहा था। सरकार ने यहाँ पे क्या किया, सरकार ने यहाँ पे एस जयशंकर को एक तरह से राहत देते हुए उनके कूलिंग ऑफ पीरियड से राहत दी और इसी के साथ में उनको अलाउ किया कि वो टाटा के साथ में इस जॉब को आगे इसके साथ बढ़े। और यहीं पे इसी के साथ में 2018 अप्रैल से एस जयशंकर ने ये जॉब जो थी टाटा के साथ में उसको करना शुरू किया। अगला साल आता है और एस जयशंकर को भारत का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री उससे सम्मानित किया जाता है। इसी साल 23 मई 2019 को रिजल्ट भी आया था लोकसभा इलेक्शंस का, और ये जो रिजल्ट था इसमें एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार बनाई थी, बीजेपी की सरकार बनी थी। यहाँ पे इस मिनिस्ट्री के अंदर इस बार एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर चुना जाता है एस जयशंकर को। एस जयशंकर का नाम अचानक से उनके लिए भी एक तो ताज्जुब की बात थी, सरप्राइज था एक तरह से, बाकी लोगों के लिए भी सरप्राइज था, क्योंकि ये वो शख्स जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा था, कभी राजनीति नहीं की थी, लेकिन इसके साथ ही इनको भारत का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बना दिया गया था। और ये वो नाम था जिसपे हर पॉलिटिकल पार्टी, हर बड़ा लीडर अपनी हामी दे रहा था, उनकी हामी थी इस पे और उनको ये पसंद था ये नाम। एस जयशंकर ऐसे पहले फॉरेन मिनिस्टर या ऐसे पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं थे जिनको करियर डिप्लोमेट होने के बावजूद डायरेक्टली मिनिस्टर बनाया गया हो। नटवर सिंह भी इससे पहले रह चुके थे, नटवर सिंह भी इससे पहले करियर डिप्लोमेट थे, उसके बाद उनको आगे जाके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनाया गया था। लेकिन ऐसे पहले जरूर थे जयशंकर जो करियर डिप्लोमेट तो थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने राजनीति नहीं की, वो डायरेक्टली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बने। नटवर सिंह के साथ में ये चीज आई थी सामने कि नटवर सिंह ने अपना आईएफएस का जो उससे रिजाइन किया था, आईएफएस की अपनी पोस्ट से, और इसके बाद उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था, फिर राजस्थान की भरतपुर सीट से चुनाव लड़ा था, उसी के बाद में वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बने थे। लेकिन जयशंकर के साथ में ये था कि उन्होंने बिना चुनाव लड़े करियर डिप्लोमेट से सीधा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनते हैं। और साथ में ऐसे भी अकेले कैबिनेट मंत्री होंगे जिनका अपने रिटायरमेंट के बाद सबसे कम समय में जिनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया हो। तो ये था हमारा आज का एपिसोड भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के ऊपर। उनसे आपको ये सीखना चाहिए कि ये 200% अपने काम के प्रति अपना देने का ही नतीजा होता है कि जब आपके जो सीनियर्स होते हैं वो आपको हर एक आगे आने वाली बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए चुनते हैं, सबसे पहले आपको वो रखते हैं। और एस जयशंकर के साथ में भी ये देखा जा सकता है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे या उसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, हमेशा बड़ी चुनौती के लिए, हमेशा बड़े अपॉर्चुनिटी के लिए, एक बड़ी टास्क के लिए एस जयशंकर को ये लोग आगे रखते हैं। उनका क्राइसिस मैनेजर इन्हें कहा जाता है। तो हमेशा अपने काम में 200% हमें देना चाहिए, जिससे आगे आने वाला हर एक अपॉर्चुनिटी सबसे पहले आपके पास में आए और आप उसको बखूबी उसको निभा पाएं। आप में स्किल्स भी होनी जरूरी है। एस जयशंकर की नेगोशिएटिंग स्किल्स को सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में लोग मानते हैं। तो ये हमारा एपिसोड था और इसीलिए उनको इतनी बड़ी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपने एपिसोड्स के टॉपिक्स भी आप हमें बता सकते हैं, हम उन पर वीडियो लाएंगे और जरूर उन पर वीडियोस आएंगे आगे। साथ में कोर्सेज के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्टडी IQ IAS के कई सारे कोर्सेज के ऐसे लिंक्स हैं जो आप उनमें जो कोड है विजय लाइव, उसको आप कोड को लगा के यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट पा सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे आपको जो सीरीज है हमारी, करीबन इसके 55 एपिसोड्स अब हो चुके हैं, इस सीरीज का सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। हम भारत की सेंसिटिव केसेस, कई सारे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, कई सारी बायोग्राफीज, इस तरह की कई सारी ऐसी रिसर्च आपके लिए करके लाते हैं जो आपने पहले नहीं सुनी है। तो यहाँ पे ये भी आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ में आपको किसी भी एपिसोड से रिलेटेड अगर सोर्सेज, किसी भी एपिसोड से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकली है, उसके सोर्सेज चाहिए, PDFs चाहिए, तो यहाँ पे आप मेरे साथ में सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम या टेलीग्राम, जहाँ भी आप चाहें वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपसे बात की जाएगी, आपके जो भी सवाल होंगे उनके जवाब दिए जाएंगे। तो आगे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।